मैं सद्दफ बाजी के साथ मसरूफ था कि एकदम से मैंने होंठ बाजी के होंठ से हटाए और शलवार से हाथ बाहर निकाल लिया। बाजी और मैं एक दूसरे की तरफ देखे लंबे लंबे सांस ले रहे थे। हमारी सांसें फूली हुई थी। अब मैंने अपनी जैकेट उतारी। इस सर्दी में अब मुझे गर्मी सी लग रही थी और ये सब सद्दफ की तेज सांसों का कमाल था। और अब मैं अपनी शर्ट उतारने लगा। पूरी शर्ट उतार कर अब मैं अपना ट्राउजर उतारने लगा। सद्दफ मुझे हसरत भरी निगाहों से देख रही थी खड़ी खड़ी। अब मैं मुकम्मल तौर पर अशना हो चुका था। सद्दफ ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए और दूसरी तरफ मुड़ गई। मैंने आगे बढ़कर सद्दफ के नरम कबूतरों पर अपना नाक दबाया तो सद्दफ ने हाथ पीछे करके मेरा बबलू अपने हाथ में ले लिया और अपनी ग्रैंड की दराड़ पर फिट करने लगी। सद्दफ ने अब तक पूरे कपड़े पहने हुए थे। अब मेरा इरादा सद्दफ की शलवार उतारने का था। मैंने हाथ पेट पर बांधे और कमीज का पल्लू पकड़कर थोड़ा ऊपर किया और नेफे पर से नाड़ा तलाश करने लगा। सद्दफ को पता भी नहीं था शायद अगले लम्हे मैं इसकी पैंट उतारने के चक्कर में हूँ। मैंने नाड़ा पकड़ा और एक गिरोह खोली तो यकदम सद्दफ ने हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और पीछे मुड़कर नहीं नहीं मैं सर हिलाने लगी। पीछे मुड़कर नहीं नहीं मैं सर हिलाने लगी। मैंने सद्दफ के हाथ पकड़े। सद्दफ थोड़ी मजम्मत करने लगी। फिर मैंने सद्दफ के होंठ पर अपने होंठ पोस्ट कर दिए और होंठों पर काट लिया जिससे सद्दफ की मजम्मत तोड़ गई। अगले ही लम्हे सद्दफ की पतलून इनके पैरों में गिर पड़ी। एकदम सद्दफ पतलून उठाने के लिए उठी तो नीचे से मैंने इनकी कमीज ऊपर कर दी जमीन पर और सद्दफ को जमीन पर ही झुका दिया। अब मैं सद्दफ के ऊपर था। सद्दफ झुकी हुई, इनके हाथ इनकी शलवार पर और पीछे से इनके कबूतर मेरे पेट पर लग रहे थे। ये वो चीज थी जिसका मैंने कितने अरसे इंतजार किया। सद्दफ की नंगी ग्रैंड मेरे सामने थी। अब मैं क्या करने वाला था? बाजी सद्दफ को अंदाजा हो गया था। मुझे पता था बाजी नखरे करेगी। बाजी आंखें बंद किए सर इधर उधर मार रही थी। अचानक मैंने अपनी उंगली बाहर निकाली और अपना बबलू चिड़िया के निशान पर फिट करने लगा। चिड़िया पर बबलू रखकर मैंने आहिस्ता से अंदर को पुश किया तो मेरे बबलू की कांप अंदर गई। अचानक सद्दफ की आंखें हैरत और खौफ से खुली और बाजी ने कहा, नहीं नहीं अमार, ये क्या कर रहे हो तुम? ये ठीक नहीं कर रहे हो, इसको निकालो बाहर। मैंने बाजी की बात सुनी। अनसुनी करके बबलू हल्का सा और अंदर पुश किया। बबलू गीला होने की वजह से अंदर जाता गया और बाजी दर्द फील करने लगी और कहने लगी, अमार क्या कर रहे हो? जब बबलू सारा अंदर चला गया मैंने देखा बाजी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। शायद ये काफी अरसा बाद बबलू मिलने के आंसू थे क्योंकि इमाम साहब तो बाजी की ख्वाहिश पूरी करने से आ रही थे। बाजी को दर्द हो रहा था। मैं हल्का ऊपर नीचे हो रहा था। सद्दफ मेरे बालों में हाथ फेरने लगी और मैं बाजी के दुपट्टे में मुंह दिए इनके ऊपर लेटा था। बाजी ने मेरे कान में कहा, तुमने वैसे मेरे साथ गलत किया लेकिन आज मुझे काफी अरसे बाद मजा आया, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और बहक गई। फिर मैंने सर उठाकर बाजी की आंखों में देखा तो इनके चेहरे पर आज सुकून और मजे की कैफियत थी। बाजी ने आगे बढ़कर एक बार फिर मेरे होंठों को नुमाया अंदाज से चूम लिया और एक लुत्फ अंदोज किस्म के बाद बाजी ने अपने होंठ मुझसे अलग किए और घड़ी की तरफ टाइम देखा। बाजी ने कहा, अमार चला उठो, अभी अब इमाम साहब आते ही होंगे। मैंने मुड़कर घड़ी की तरफ देखा तो 1:50 हो रहे थे। मैं थोड़ा डर सा गया कहीं इमाम साहब आ न जाएं, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था बाजी के जिस्म से अलग होने का। लेकिन अब जाना भी था क्योंकि इमाम साहब किसी भी वक्त आ सकते थे। मैं बाजी के ऊपर से उठने लगा। मुझे टांगों में थोड़ा दर्द महसूस हुआ क्योंकि आज पहली बार मेरा वाटर निकला था। इतलाम तो मुझे अक्सर रात को हो ही जाया करता था। मैंने बबलू निकाला तो बबलू से लगा वाटर चादर के साथ लग गया। अचानक सद्दफ ने टोका, अमार पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? चादर से ही साफ कर रहे हो। लेकिन अब चादर गंदी हो चुकी और कतरों से तो चादर पहले ही गीली हो गई थी। मैं सद्दफ की बात सुनी अनसुनी करते हुए जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा। सद्दफ अब भी अपनी टांगों पर लगी मनी कपड़े से साफ कर रही थी। मैंने शर्ट ट्राउजर और जैकेट पहने, जूते पहने और जूते पहनकर चारपाई पर बैठ गया। बाजी टेबल पर पड़ी अपनी पैंट उठाकर पहनने लगी। मेरा जाने को दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन मैंने आगे बढ़कर सद्दफ की कमर के गिर्द बाहें डाल ली। बाजी ने कहा, अभी भी दिल नहीं भरा तुम्हारा? हाँ। मैं हंस दिया, बाजी आप यही इतनी खूबसूरत कि दिल कहाँ भरना है? सद्दफ ने कहा, अच्छा मक्खन लगा रहे हो? मैंने कहा, नहीं सच कह रहा हूँ, आपके जिस्म की हर चीज खूबसूरत है लेकिन अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। बाजी ने झुक कर कहा, अब भी कुछ बाकी रह गया है बेशरम? मैंने बाजी के मीम की तरफ इशारा किया और इनको चादर के ऊपर से पकड़ कर कहा, ये बाकी है। सद्दफ ने यकदम मेरे हाथ पकड़े और कहा, ज्यादा उतराओ ना, अब इनका मजा तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने कहा, कैसे नहीं मिलेगा? मैं तो सारा मजा लेकर रहूंगा। फिर मैंने कहा, वैसे आपके कूल्हे बड़े जबरदस्त हैं, उफ वो बड़ा मजा आता है। सद्दफ शर्माकर बोले, अच्छा अब बस करो बेशरम कहेंगे, अब जाओ भी, इमाम साहब आते ही होंगे। मैंने आगे बढ़कर सद्दफ के गालों को चुम्मा और पूछा, बाजी फिर कब आऊं दोबारा? बाजी कुछ सोचकर बोली, अभी कुछ दिन नहीं, मैं तुम्हें खुद बताऊंगी।
जाएगी। अगर तुम्हारे घर वगैरह आई, तुम्हारी अम्मी के पास किसी काम से आई तो फिर, लेकिन तुम खुद से ना आ जाना, कहीं इमाम साहब को शक न हो जाए। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब मुझसे ज्यादा दिन इंतजार नहीं होगा। मैं मुस्कुराकर सदफ की तरफ देखने लगा। बाजी ने कहा अच्छा ना, बस बुलाऊंगी बाद में, अब जाओ भी। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और घर से बाहर जाने लगा। बाजी ने जल्दी से पर्दा हटाया। मैं गेट खोलकर बाहर निकला। बाजी ने दरवाजा बंद कर दिया और मैं अपने घर की तरफ चलने लगा कि इमाम साहब सामने से आते हुए नजर आए। इमाम साहब को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। इमाम साहब के करीब पहुंचकर इमाम साहब ने कहा, अरे अमार बेटा, क्या हुआ, खैरियत? मैंने कहा जी, वो अम्मी ने कुछ रजाई का बताने भेजा था। इमाम साहब मेरा जवाब सुनकर शायद मुतमईन नहीं हुए और फिर सोचने के बाद बोले, अच्छा बेटा, सब ठीक है ना आजकल? मैंने कहा जी इमाम साहब। फिर मैं घर की तरफ चल दिया और सोचने लगा, आज भी मैंने रजाई वाला बहाना बना दिया। मैं भी कितना अहमक और बेवकूफ हूँ, बहाना भी सही से बनाना नहीं आता। अब कहीं इमाम साहब शक न करें, लेकिन इमाम साहब के लिए शक करना मुश्किल होगा कि बाजी सदफ अभी थोड़ी देर पहले मुझसे करवा चुकी है। इन्हीं सोचों में चलते चलते घर पहुंच गया और सीधा कमरे में घुसा। टाइम देखा तो 2:10 हो रहे थे। मैं बेड पर लेटा और कंबल लेकर सो गया। शाम को मेरी आंख इस वक्त खुली जब अम्मी मुझे उठा रही थी। अम्मी ने कहा, अमार बेटा उठ जा, कहाँ चला गया था? नाश्ता करके बताकर भी नहीं जाता, और आज तो दुकान पर भी नहीं गया। मैंने कहा अम्मी बस मूड नहीं था। अम्मी ने कहा, बेटा तो दुकान पर बाकायदगी से नहीं जाएगा तो कहीं ये तेरा चाचा इरफान कुछ और बखेड़ा खड़ा ना कर दे। पहले ही पैसे कम देता है, कभी 70,000 तो कभी 60,000। इतनी महंगाई हो गई है, तेरी दोनों बहनों की यूनिवर्सिटी की फीस देनी होती है, वैन का किराया भी देना होता है, और घर के दूसरे अखराजात अलग हैं। मैंने कहा अम्मी, ये चाचा इरफान को हम फारग कर देते हैं दुकान से। अम्मी ने कहा, बेटा कैसे कर दें, इसके बीवी बच्चों का सोचकर तरस आ जाता है। मैंने जवाब दिया, अम्मी जब इसको हम पर तरस नहीं आता तो हम क्यों ऐसे चाचा पर तरस खाएं? अम्मी ने कहा, अच्छा छोड़ बेटा, अभी दुकान पर बैठकर अच्छी तरह से सारे मामला सीख ले, थोड़ा सा बड़ा होकर तूने ही सारे मामला देखने हैं। मैंने कहा जी अम्मी। अम्मी बोली, चल मुंह हाथ धो ले, और अब शाम हो गई है, नहाना मत, सर्दी लग जाएगी वरना बीमार हो जाओगे। चल शाबाश उठ जा। मैं सोचने लगा, आज तो नहाना जरूरी है। जो कुछ भी आज हुआ, बाजी सदफ और मेरे दरमियान आज जो कुछ भी हुआ के बारे में सोचकर अनजानी सी खुशी मेरे दिलो दिमाग में दौड़ गई। मैं सोचने लगा, अम्मी अभी भी मुझे बच्चा समझती है, 14 साल का, लेकिन मैंने तो अपनी सारी अंदर की भड़ास निकाल ली थी। और दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। शुक्रिया।